नमस्ते बच्चों। तो हम लोग अभी गणित का चैप्टर 2 करते हैं। रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्या। तो मैं ऐसे 25 साल से मैथ्स लेकिन इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ, तो शायद मेरे को ट्रांसलेट करने में थोड़ी मुश्किल हो। और अगर आपको समझने में मुश्किल हो रही है तो मुझे ज़रूर टेक्स्ट कर दीजिए। सो रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याएं, जो कोई भी नंबर जो कि नंबर लाइन में, जिसको आप इस नंबर लाइन में दिखा सकते हैं, जैसे नेगेटिव, ये 3.5 + 2। कोई भी नंबर जिसे कि आप नंबर लाइन में दिखा सकते हैं वो वास्तविक संख्याएं हैं। और नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृतिक संख्याएं, तो 1 2 3 4 5। और होल नंबर्स, इसका मतलब पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं और नेचुरल नंबर्स में, और पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं, इसमें एक यही फर्क है कि इसमें जीरो भी आता है होल नंबर्स में। फिर इंटीजर्स का मतलब है पूर्णांक संख्या। होल नंबर्स मीन्स पूर्ण, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक संख्या, जिसमें जैसे कि -3, -2, 1 0 1 2 3। ओके। और इधर इवन नंबर, इसका मतलब है सम संख्याएं, जैसे 2 4 6 8 10। और ऑड नंबर्स मतलब विषम संख्याएं, 1 3 5 7 9। और ये जो कि रैशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या, ये उसका ये है कि उसको आप अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2/3 या 3/1। ऐसे अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर्स का मतलब अपरिमेय संख्या। तो जो कि जिसे कि आप जब इसका नंबर निकालें, जैसे कि पाई का 3.14, तो जो कि रिपीट भी ना हो और कंप्लीट भी ना हो, तो जैसे कि जो कि नंबर निरंतर चलता रहे। तो जैसे ये पाई है, ये ऐसे रिपीट भी नहीं हो रहे हैं इसके नंबर्स, और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और अवसानी और अशांत आवृत्ति कह सकते हैं इसमें। तो ये है अपना अपरिमेय नंबर्स के अपरिमेय संख्या। तो ये है यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का, और या फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, धनात्मक पूर्णांक हो, उसको हम दो या से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि कोई के है, कोई संख्या, अ, धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर, तो उसको किसी दो से ज्यादा के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। और हम जब भागफल करते हैं किसी भी दो नंबर के, जैसे ए और बी, तो उसका जो शेषफल आता है उसके बारे में हम कह सकते हैं कि वो हमेशा हर संख्या से कम होगा। जैसे कि हम करें 16 और ये है 5, और इनका हम भागफल करें तो ये हो जाएगा 1। तो ये हमारा रिमाइंडर होगा और या शेषफल होगा। तो हमें ये पता है कि ये हमेशा इससे, ए से, जो कि हर संख्या में नंबर है, उससे कम होगा। तो यहाँ बी को हम बोलते हैं भाज्य।
भाज्य यानी डिविडेंड, ए है भाजक यानी डिवीजर, और सी है हमारा क्वोशंट या हम आंसर हमारा। ओके। तो हम इसमें किसी किसी भी नंबर को प्लस या -1 से डिवाइड कर सकते हैं। प्लस और -1 से किसी भी अशून्य पूर्णांक संख्या में भाग लगाया जा सकता है। और जीरो जीरो से भी किसी भी संख्या का भाग लगाया जा सकता है, लाइक जैसे 0/4। और संख्या जीरो में से किसी भी संख्या को भाजित नहीं किया जा सकता, जैसे 4/0 ये नहीं हो सकता। ठीक। और लेकिन जीरो में से किसी भी संख्या का भाग लगाया जा सकता है। जीरो से और जीरो से किसी भी संख्या को भाजित नहीं किया जा सकता। और अगर ए और बी दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है, तो हम उस पर डिवीजन का हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसमें भाग संक्रिया लागू की जा सकती है। ठीक है। तो अगर ए और बी दोनों जीरो नहीं है, तो हमारे इसका सॉल्यूशन ये होगा, और हम इस फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। तो Q है वो हमारा कोशेंट या भागफल होगा, और R है वो शेषफल होगा, जो कि रिमाइंडर होगा। तो इसी को कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका। तो हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा फिर। तो ये पेयर दिया गया है 56 और 16, और इसमें हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है। तो जहां पर ए 56 है और बी 16 है, और वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं यानी धनात्मक पूर्णांक हैं। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें तो जैसे हमने इसे डिवाइड किया इस फॉर्म पे, जो कि हम 7th 8th में करते आए हैं, तो 3 तो हमारा हो गया कोशेंट, इसका मतलब 3 हो गया क्यू। ओके। और आर हो गया रिमाइंडर यानी 8, रिमाइंडर यानी शेषफल। तो ये पता है हमें कि जो आर है वो जीरो के बराबर हो सकता है, रिमाइंडर जीरो हो सकता है, लेकिन वो हमेशा बी से कम होगा। ठीक है। तो अगर हम इसे यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखेंगे, तो ये होगा हमारा 56 और 16 मल्टीप्लाइड टू 8, सॉरी मल्टीप्लाइड टू 3 प्लस आर, जो कि है 8। ठीक है। तो 56 में 16 का भाग देने पर 3 बार आता है, और शेष 8 रहता है। तो अब मैं एक दूसरा नंबर दे रही हूँ, आप ट्राई कर कर देखिए और मुझे बताइए अगर आपको हेल्प की जरूरत है। तो ये हो गया 10 and 2। तो इसमें आप यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का यूज करें। तो इसमें 10 में से 2 पर भाग देने पर 5 बार आता है। तो कोशेंट हमारा हो गया 5, और रिमाइंडर शेषफल कुछ भी नहीं रहता, तो हम लिख सकते हैं 0। अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम। तो इसमें है 5 7, मतलब ए 5 है और बी 7 है। तो मतलब A/5 मतलब 5/7। तो इसमें यह है कि बी बड़ा है ए से,
तो हम इसे यूक्लिड्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? क्योंकि इसमें बी बड़ा है तो डिवीजन नहीं होगा इसमें, जैसे अगर 7 और 5 लिखें ऐसे, तो कोशेंट क्यू 0 होगा और रिमाइंडर 5 होगा। तो हम इसको यूक्लिड्स एल्गोरिथम या यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम को इस फॉर्म में लिखेंगे। 5 = 7 × 0 + 5। इसमें हमेशा हमें ये ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर आर आर फिर भी जब हम कहते हैं कि आर बी से हमेशा कम होना चाहिए, 0 के बराबर हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर आर 0 था, यहाँ पर आर 5 है जो कि बी से कम है। ठीक है, तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो ये जो अ, इस प्रमेय में क्यू और आर दोनों 0 हो सकते हैं, क्यू भी मतलब क्यू भी 0 हो सकता है या आर भी 0 हो सकता है। और ये प्रमेय का सभी पूर्णांकों, 0 को छोड़कर, 0 को छोड़कर सभी में यूज की जा सकती है, जिसमें कि ए और बी दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये क्वेश्चन 1 है कि आप कोई भी ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं, तो आप कोई भी धनात्मक पूर्णांक को 3q 3q+1 और 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं, जबकि q एक पूर्णांक है। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, यानी धनात्मक पूर्णांक है, और b 3 है बिकॉज इट इज 3q है। ओके, तो हम इसके लिए पहले तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखेंगे। तो ये है यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का, a = 3q और r। तो हमें पता है कि r इज ऑलवेज लेस देन b, 0 के बराबर हो सकता है लेकिन b से लेस होगा। तो b है यहाँ पर 3, तो ये होगा <3। एंड इसका मतलब r हो जाएगा 0, 1 और 2। इसलिए हम a को लिख सकते हैं 3q 3q+1, जबकि हम r को 1 लिख देंगे, और 3q+2 जबकि हम r को 2 लिखते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि हमें दिखाना है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक, मतलब पॉजिटिव इवन इंटीजर, ओके, 2q के फॉर्म में के रूप में होता है, और प्रत्येक संपूर्णांक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप में होता है, जहाँ की q एक पूर्णांक है। ठीक है, तो हमें बताना है, हम ये क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2q के रूप में होता है, और प्रत्येक विषम पूर्णांक यानी कि ऑड इंटीजर 2q+1 के रूप में होता है, जहाँ की q कोई पूर्णांक है।
तो माना कि ए कोई भी धनात्मक पूर्णांक है और बी को हमने माना कि 2 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 क्यों लिखा हुआ है, तो बी को हमने 2 माना। तो हमारी विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से ए इज इक्वल टू 2q प्लस आर, और आर जो है वो हमेशा बी से कम होगा। तो आर हो गया 0 और 1, क्योंकि 2 से कम होगा, ये 0 के इक्वल हो सकता है। तो अगर हम आर को 0 रखते हैं तो ए हो जाएगा 2q। तो q जो था वो कोई भी इंटीजर था, कोई भी पूर्णांक था। तो ए को जब हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था, तो ठीक है। तो जब हम ए को क्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली ए जो है वो समपूर्णांक होगा, मतलब ए जो है वो इवन होगा। ओके, इधर हम आर को 1 रखते हैं ना, तो ये हो जाएगा 2q+1। क्योंकि q कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था, उसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो वो इवन हो जाएगा। 2 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन या समपूर्णांक होगा। और जब समपूर्णांकों में 1 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा विषम पूर्णांक। जैसे कि कोई नंबर 4 है, तो 4 को 1 में ऐड करेंगे, 4 है समपूर्णांक, और जब 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा विषम पूर्णांक। तो ये हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर कोई भी धनात्मक संपूर्णांक 2q के रूप में के रूप में होता है, और 2q+1 के रूप में कोई भी विषम पूर्णांक होता है। तो वो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो दो धनात्मक पूर्णांक मीन्स दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF को ज्ञात करने की विधि है। तो जैसे दो पॉजिटिव इंटीजर हैं A और B, तो उनका महत्तम समापवर्तक मतलब HCF जो है वो D है, जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और वो ए और बी को पूरी तरह पूर्णतया विभाजित करता है। तो वो है महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको जब हम अभी कर कर देखते हैं, देन इट विल बी मोर क्लियर। तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं हमें, ए और बी। तो हम ए इज ग्रेटर देन बी इस तरह रखेंगे, और इस रूप में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लिखेंगे। ए इज इक्वल टू बी क्यू और आर, और क्यू और आर हम फाइंड करेंगे। तो जब अगर हमारा आर यहाँ से निकल गया, तो हम अभी सेकंड स्टेप में बी को यहाँ पर लिखेंगे। तो सेकंड स्टेप में हम बी को ए की जगह लिखेंगे और आर को बी की जगह लिखेंगे, और हम एक नया Q1 और R1 फाइंड करेंगे। ठीक है, अब अगर R1 0 है तो हमारा HCF जो है वो R होगा। अगर वो नहीं है तो हम इसको फिर से जो R था हम उसको यहाँ पर लिखेंगे, और फिर एक R1 यहाँ पर और Q2 इस
यहाँ पर लिखेंगे, और इस इधर हम R2 लिखेंगे। अगर R2 जीरो है तो हमारा HCF जो है वो R1 होगा। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से कर कर देखते हैं, तब ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड HCF ऑफ 455 एंड 42। मतलब हमें 455 और 42 के बीच में महत्तम समा परिवर्तक निकालना है। ठीक है, तो हमें यूज करना है यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम, जो कि ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू BQ प्लस R है। और इसमें ए इज ग्रेटर देन बी, जो कि हमने लास्ट इसमें करा था। तो हम यूक्लिड्स इक्वेशन में इसमें ए और बी को रख देंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा, क्यू मिलेगा 10 और आर होगा 35। ओके, हम अगर ऐसे 42 को डिवाइड करेंगे 455 से, तो हमारे यहाँ पर क्यू आएगा 10 और रिमाइंडर आएगा 35। तो अभी रिमाइंडर हमारा ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो अब हम सेकंड स्टेप करेंगे, जो कि हमने यहाँ पर किया था। अगर आर जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हम इसे करते जाएंगे जब तक कि आर जीरो ना हो। देखिए यहाँ पर हमने फिर आर को यहाँ पे रखा था और बी को यहाँ पर रखा था जब आर जीरो नहीं था। ठीक है, तो अब हम इसका सेकंड स्टेप कर, ठीक है, तो यहाँ हमने रख दिया 42 को, जो कि बी था, और यहाँ पर रख दिया आर। और अब हम नया Q1 और R1 फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 42 डिवाइडेड बाय 35, सॉरी 35 डिवाइडेड बाय, सॉरी, तो ये आ जाएगा, फोर 35 टाइम्स 1 इज 35, और 7 जो है हमारा रिमाइंडर है। Q1 आया 1 और R1 आया 7। अब जो इस इक्वेशन में जो बी था, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे ASE। जैसे यहाँ पर ये बी था, इसको हमने फिर ए बना दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी है उसको हम बना देंगे ए, और जो रिमाइंडर यहाँ पर था 35, उसको हमने बी बनाया था, तो ये रिमाइंडर 7 है, तो उसको हम बना देंगे बी। और अब हम निकालेंगे Q2 और R2। ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक कि R2 जीरो ना हो जाए। तो अभी Q2 हमारा आया 5 और R2 आया 0। ओके, तो इस केस में हमारा जो 7 है वो है HCF। सो 7 इज HCF। तो जब R2 या जब शेषफल जीरो हो जाए, तब जो विभाजक है वो ही HCF होता है। जबकि रिमाइंडर या शेषफल जीरो हो जाए, तब ये जो बी की वैल्यू होती है वही HCF होता है। हम इसके प्रयोग भी देखेंगे कि कैसे ये हमारे लिए यूजफुल होता है। तो एक स्वीट सेलर है, मिठाई बेचने वाला, उसके पास 420 काजू बर्फी हैं और 130 बादाम बर्फी।
तो उसको एक ट्रे में और या कुछ ट्रेस में ऐसे रखना है कि उनका नंबर सेम हो और कम से कम जगह में, मतलब हम दो दो के भी ग्रुप बना सकते हैं। जैसे दो काजू बर्फी बर्फी का बनाया और फिर दो बादाम बर्फी का बनाया, लेकिन हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हमें इस ऐसे रखना है उसको ट्रे में कि वो कम से कम जगह ले और उसका और दोनों की स्टैक बराबर हो। तो जैसे हमने इधर ब्लू रंग में काजू बर्फी रखी और ग्रीन में बादाम बर्फी रखी, तो हम इनका कॉलम बनाना है, मतलब तो इन्हें दो स्तंभ में रखना है, जिनकी की दो समान संख्याओं वाले स्तंभ में रखना है। और इन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है, मतलब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का ज्ञात करना है। मतलब हम दो में भी रख सकते हैं, लेकिन फिर बहुत ज्यादा स्तंभ हो जाएंगे और हमें बहुत बड़ी ट्रे चाहिए। तो हमें ऐसे स्तंभ में रखना है कि मैक्सिमम, मतलब अधिकतम संख्या इसकी इन स्तंभों की निकालनी है। और उन स्तंभों में समान संख्या होने वाला चाहिए। तो हम इसका HCF निकालेंगे बेसिकली। तो इसे इसके लिए हम यूक्लिड्स थ्योरम यूज करेंगे। तो HCF बेसिकली ये होता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी तरह बिना शेष बचाए विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या। ओके। सो दो संख्याएं हैं यहाँ पे, जैसे 420 और 130। तो दो या दो से अधिक संख्या को पूरी तरह बिना शेष बचाए विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या को HCF कहते हैं। तो हमें इसका HCF निकालना है। तो हम इसे यूक्लिड्स थ्योरम में रखेंगे A और B को, और A हमेशा, अगर HCF निकालना है तो B से बड़ा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 420 रखेंगे और B को 130, और Q और R निकालते जाएंगे जब तक कि R जीरो ना हो, रिमाइंडर या शेषफल जीरो ना हो। तो इसमें आया हमारा Q आया 3 और R आया 30। ओके। तो अभी 30 हमारा जीरो नहीं है। तो हम इसमें फिर क्या करेंगे, जैसे हमने पहले किया, अब हम B को बना देंगे A और R को बना देंगे B, और फिर से हम Q1 और R1 निकालेंगे। तो इसमें हमारा Q1 आया 4 और R1 आया 10। तो हम फिर से अब यहाँ पे जो B था उसको बना देंगे A, और जो R1 था उसको बना देंगे B, इस इस इक्वेशन में। और फिर यहाँ पर लिखेंगे Q2 और यहाँ लिखेंगे R2। ठीक है। तो अब हम 30 को डिवाइड करेंगे 10 से। तो ये आ गया हमारा 3, तो 30। ओके। तो अब हमारा Q2 आ गया 3 और R2 हो गया 0। तो अब जब हमारा R2 0 हो जाता है, तो उस वक्त जो हमारा जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, जो हमारा B था, वो होता है HCF। तो 10 HCF हो गया 10। तो वो स्वीट सेलर को क्या करना चाहिए, 10 काजू बर्फी और 10 बादाम बर्फी के स्टैक्स बनाने चाहिए। ओके, के कॉलम बनाने चाहिए। तो कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये दो नंबर हैं, 196 और 38220, और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके हमें HCF निकालना है। तो हम
इसको लिखेंगे यूक्लिड्स थ्योरम के फॉर्म में, ए बी क्यू प्लस आर। और डेफिनेटली ए हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए। हम ए को 19 मतलब 196 को ए नहीं लिख सकते। तो ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ डिवाइड करना है, 38220, और इसको लिखेंगे हम 196 और क्यू और आर। तो हम यहाँ डिवाइड करते हैं 196 को 38220। जब हमने डिवाइड किया तो हमें पता पड़ा कि कोशेंट है 195 और रिमाइंडर है 0। तो ये हमें तब तक करना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होता। तो हमारा रिमाइंडर पहली बार में ही 0 हो गया। इसका मतलब कि सॉरी, कोशेंट, तो कोशेंट है 195, दैट इज ट्रू। तो हमारा एच सी एफ हुआ 196। तो एच सी एफ ये हो गया 196, क्योंकि हमारा बी जो है वो एच सी एफ होता है जब हम डिवाइड करते हैं। तो जिस पर हम डिवाइड करने पर हाई हमारा रिमाइंडर 0 होता है। तो एक और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये दो नंबर हैं, 867 और 255। ओके, तो हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज कर कर एचसीएफ निकालना है। तो इसमें हम फिर से यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और ये हम करते जाएंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना हो। तो हमने जैसे ये डिवाइड किया तो हमारा क्यू आया 3, और रिमाइंडर आया 100। ओके, जैसे हमारा क्यू आया 3, रिमाइंडर आया 102, तो रिमाइंडर अभी हमारा 0 नहीं है। तो हम रिमाइंडर को रख देंगे यहाँ बी पर, और बी को बना देंगे ए। ठीक है, और हम अब फिर से डिवाइड करेंगे और Q1 और R1 फाइंड। तो हमारा Q आया 2 और रिमाइंडर आया 51। ठीक है, तो अभी अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है। तो हम इसको थर्ड करेंगे। तो थर्ड टाइम फिर हमारा ए हो जाएगा 102, जो बी था वो हो जाएगा ए, और जो रिमाइंडर था वो हो जाएगा बी। और फिर हम निकालेंगे Q2 प्लस आर। ठीक है, तो अब हम फिर से 102 को डिवाइड करेंगे 51 से। तो Q2 अब ये हमारा आया 2, और रिमाइंडर अब आ गया 0। तो जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए और जो बी की वैल्यू होती है वो होती है HCF। तो 51 इज HCF। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज कर कर हमने इन दो नंबर्स का HCF निकाला, जो 51। ओके, तो आप प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए और एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन करिए। कोई डिफिकल्टी हो तो मुझे मैसेज कर दीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नमस्ते।